आज हमारा टॉपिक जो है वो है केमिस्ट्री चैप्टर 7। तो ये थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है, तमीरी फिक्र पर मबनी सवालात कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो ये 5 जो हैं इनमें से आखिरी 3 बार बार आएंगे, ये तीनों क्वेश्चंस। और इनमें से खासकर जो लास्ट वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड एसिड का फर्क, ये सबसे ज्यादा इनमें से आएगा। तो 3 लास्ट जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से। तो इनको देखते हैं, लिख के समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसके अंदर है क्या, रट्टा मारने की बजाय आप इसको इजीली याद रख सको चीजों को। तो तमीरी फिक्र पर मबनी सवालात एक्सरसाइज से हैं ये चैप्टर 7। तो अब जो है न्यू बुक है ये केमिस्ट्री की। पहला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बतौर खुराक या इसके अज्जा के तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। तो ये है क्वेश्चन क्यों से, कि क्यों नहीं HCl होता, क्या चीज खुराक या इसके अज्जा के तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं होता। अगरचे ये एसिड हमारे मैदा में पाया जाता है, मैदे के अंदर ये मौजूद है, ठीक, और हमारी खुराक को हजम करता है। डाइजेशन का जो अमल है, खुराक हजम होने का प्रोसेस है, उसमें ये हेल्प करता है, ठीक। और ये मैदा में मौजूद है, लेकिन हम खुराक के तौर पर इसको क्यों नहीं खा सकते या पी सकते, या इसको खुराक का हिस्सा क्यों नहीं है। तो जवाब इसका लिखा जाएगा इसी की, यहीं से स्टेटमेंट इसी की बात से बात स्टार्ट करते हुए, अगरचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदा में पाया जाता है और हाजमे में मदद देता है, यानी कि ये बात यहीं से बात स्टार्ट होगी, मगर ये सीधा खाने या पीने के लिए महफूज नहीं है। तो ये इंसानों के लिए महफूज नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों से उसने क्वेश्चन पूछा है, तो इसकी वजह लिखनी पड़ेगी। तो वजूहात इसकी 2 हैं, 2 ही इसके पार्ट है। यहां तक, यहां से अलहदा पार्ट है, यहां तक एक पार्ट है कि खुराक या उसके अज्जा के तौर पर इस्तेमाल क्यों नहीं होता। और दूसरी उसने स्टेटमेंट में लिखा है कि मैदे में मौजूद होता है, फिर भी हम क्यों नहीं इसको खा सकते। तो दोनों इसके जो जो पार्ट हैं, उसका 2 पार्ट के अंदर इसका आंसर आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टिश्यूज या अज़ा को, ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे, बायो वालों ने पढ़ा होगा, टिश्यूज सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, तो टिश्यूज मिलकर अज़ा बनाती हैं, तो उनको जला देता है, ठीक, क्रोसोव होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टिश्यूज या अज़ा को जला देता है, मसलन मुंह, हलक, जहां से खुराक गुजरेगी, गुजाई नाली, आंतें वगैरह, जहां जहां से खुराक गुजर सकती है वहां उनको ये जलाएगा। इसके इस्तेमाल से शदीद जलन होती है। तो अब जो है उसने कहा है दूसरे पार्ट के अंदर कि मैदे में मौजूद होता है। तो मैदे में जो होता है उसका चक्कर क्या है, मैदा में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होता है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, 0.5% से 1% के दरमियान। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। ये थोड़ी मकदार में बनता है, जब इसको जरूरत होती है बॉडी को तब बनता है, थोड़ी मकदार में बनता है, और मैदा के अंदर महदूद रहता है। और इसकी जो है हदूद क्या है, वो मैदा के अंदर अंदर रहता है। अब मैदा के अंदर क्या कुदरत का निजाम है, हिफाजती निजाम मैदा के अंदर, स्टमक के अंदर खुद का होता है। तो वो क्या है, मैदा की म्यूकस, ये बलगम की तरह तय समझ लें आप। तो और एपिथेलियल सेल्स, तो ये मैदा की अंदरूनी दीवारों की लाइनिंग जो है, सेल्स उनके अंदर कौन से हैं, एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल्स की तय। एच, ये 2 चीजें हैं, म्यूकस है और एपिसेल्स की अरेंजमेंट जो हो वो ऐसी होती है हिफाजत के लिए, HCl के जहरीले असरात से महफूज रखती है। लेकिन मुंह, हलक, आंतें वगैरह, तो ये मैदा के अंदर, तो ये हिफाजती सिस्टम खुद का मैदा के अंदर मौजूद है कुदरती, लेकिन मुंह, हलक, आंतें वगैरह ऐसी हिफाजती तय नहीं रखती। तो ये ऐसी प्रोटेक्शन जो HCl के असरात से बचाए, वो मुंह के अंदर, हलक, गले के अंदर, आंतें वगैरह या गजाई नाली के अंदर वो मौजूद नहीं है, इसलिए ये इन्हें फौरन जला देगा। इसलिए ये खाने पीने में डायरेक्ट इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। एसिड के एक कतरा की मौजूदगी में पानी आयोनाइज हो जाता है। पानी के आयोनाइजेशन उसने लिख दिया है, रिएक्शन ये लिख दिया कि पानी ऐसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में आयोनाइज हो गया, इसके आयन बन गए। आयोनाइज होने का मतलब आयन बन गए उनके। आपके ख्याल में पानी के लिए कौन सा नाम मौजू होगा, मुनासिब नाम क्या होगा पानी के लिए? इसे एसिड कहेंगे, बेस कहेंगे, या दोनों, या ये एसिड और बेस दोनों है? तो ये अगर हमने चैप्टर पढ़ा है किसी ने, तो ब्रांस्टर लारी का जो
कंसेप्ट है एसिड बेस का बुक के पेज 98 पे, तो ये वहां मेंशन है पानी की खसूसियत, और रिएक्शन भी वहां मौजूद है दोनों, डायरेक्ट वहीं से ये क्वेश्चन है पानी के मतलब। तो H पॉजिटिव आयन का मतलब प्रोटॉन देता है, OH नेगेटिव का मतलब ये OH नेगेटिव का ताल्लुक किससे होगा, बेस से, इसका एसिड से। तो एसिड और बेस दोनों चीजें मौजूद हैं, एसिड और बेस दोनों खसूसियात रखेगा। पानी की ये खासियत है कि ये एसिड या बेस दोनों तरह, एसिड भी है बेस भी है। एसिड कब होगा बेस कब होगा ये बाद में देखते हैं, क्यों किस बुनियाद पर होगा। पानी की खासियत यह है कि एसिड या बेस दोनों तरह अपना किरदार अदा कर सकता है। इसका किरदार बतौर एसिड होगा, एसिड के तौर पर होगा, या बेस के तौर पर, इनमें से कौन सा किरदार होगा, इस बात का इन्हिसार उस कंपाउंड पर है, उस कंपाउंड जिससे ये रिएक्शन कर रहा है, इस पे खुद पे नहीं है। अगले कंपाउंड को देख के ये उसके मुताबिक एसिड या बेस बनेगा जिससे ये रिएक्ट कर रहा हो, जिससे रिएक्ट करता है, जिस कंपाउंड से इसका रिएक्शन होता है उसके हिसाब से इसका किरदार डिसाइड होगा। इस दो अमली की वजह से पानी को एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट जो है बुक से है, बुक के अंदर ये मौजूद है, इसकी स्टेटमेंट एम्फोटेरिक कंपाउंड होगा दो अमली की वजह से, यानी कि दोनों तरह अमल करता है एसिड और बेस। तो इसकी एग्जांपल कैसे है, जब एसिड, ये आप पंजाबी के अंदर ऐसे समझ लें कि जैसे इंसानों की तरह ही समझ लें। अगर आपको कोई तंग करने वाला बंदा तंग करे, कोई अमीर बंदा तंग करे, तो आपका रवैया जो है उसके रिएक्शन में और होगा। अगर वही काम कोई गरीब आदमी करे तो आप फौरी रिएक्शन में उसके थप्पड़ लगाओगे किसी भी सिचुएशन में। तो ये बिल्कुल वैसे ही डिसाइड करता है अगला बंदा कौन है, अमीर या गरीब, एसिड है या बेस है, उसके हिसाब से ही ये अपना किरदार अदा करेगा। जब एसिड पानी में शामिल किया जाता है तो ये प्रोटॉन कबूल करता है, और कबूल करने वाला प्रोटॉन ब्रांस्टर लॉरी के मुताबिक कौन है, वो बेस होता है। तो ये बेस बन जाता है। एसिड में जब शामिल होता है HCl प्लस 2H2O H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये भी उसी पेज पे ब्रांस्टर लॉरी से लिखा है ये रिएक्शन, तो बेस बन जाएगा जब एसिड में शामिल किया जाए। जब बेस पानी में मिलाया जाता है तो ये प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देने वाला होता है एसिड, तो तब ये एसिड बन जाएगा। NH3 प्लस H2O OH नेगेटिव प्लस NH4, तो ये रिएक्शन आ जाएगा। लिहाजा पानी एसिड और बेस दोनों तरह अमल करता है, एसिड भी है बेस भी है, यानी कि, और जो दोनों तरह अमल करे उसको कहते क्या है, एम्फोटेरिक कंपाउंड है ये। तो ये इसका प्रॉपर जो है आंसर ऐसे ही बनेगा। अब तीसरे नंबर पे सोडियम कार्बोनेट पानी में एक बेस की तरह की खसूसियात क्यों रखता है, तो इसकी वजह पूछी है उसने, क्यों ऐसा होता है कि सोडियम कार्बोनेट जो है पानी में एक बेस होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम देखें तो ये टॉपिक जो है सोडियम कार्बोनेट का जिक्र चैप्टर के अंदर सबसे पहले आता है ना, ये उसके ब्रांस्टेड वाले पेज पे 97 पे, पेज 97 ब्रांस्टेड का पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है टॉपिक, तो वहां Na2CO3 का जिक्र है। और उसका जिक्र कैसे है कि इसके फार्मूला के अंदर, ये इसका फार्मूला है, इसके अंदर OH आपको नजर नहीं आता, ठीक, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन नहीं आता, लेकिन ये बेस है उसने कहा। क्यों है, क्योंकि ये OH नेगेटिव आयन पैदा करता है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे पैदा करता है। सोडियम कार्बोनेट पानी में हल होता है तो ये आयोनाइज हो जाता है। इसकी आयोनाइजेशन कैसे होती है कि ये आयंस में बदल जाता है, ये एरो एक साइड पे ही जाएगा, ठीक। तो ये कैसे बनता है, Na2 है तो ये 2Na पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव, ये पूरा पार्ट जो है CO3 नेगेटिव 2 के साथ है ऊपर, तो ये याद रखना है ऊपर साइन इसका, 2 नेगेटिव के साथ है CO3, तो ये होता है कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन जो है ये वजह है, ये जो है पॉइंट, यही वजह है, इस वजह से इसके अंदर जो CO3 नेगेटिव 2 नेगेटिव है, इसी वजह से ये बेस की तरह बर्ताव करता है। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव बेस की तरह बर्ताव करते हुए पानी से प्रोटॉन कबूल करता है, और कबूल करने वाला बेस होता है CO3 2 नेगेटिव प्लस H2O, तो ये बाइकार्बोनेट बना देगा।
यहां जो है प्रोटॉन कबूल करेगा। ये पानी को आप ऐसे लिख लिया करें, ठीक, HOH के साथ, तो ये प्रोटॉन यहां इसके साथ चले जाएगा, ये HCO3 नेगेटिव 1 आ जाएगा, ये 2 चार्ज खत्म होकर 1 चार्ज रह जाएगा बाकी, और OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव पैदा हो गए। इस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोक्सिल आयंस पैदा होते हैं जो सॉल्यूशन को बेसिक बना देते हैं, यानी कि बेस की खुसूसियत वाला। इसी वजह से सोडियम कार्बोनेट पानी में बेस की तरह बर्ताव करता है। पानी में ये कैसे बर्ताव करता है, ये पानी के साथ इसका रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन असल में है किस वजह से, तो ये पार्ट जो है इसका, ये पानी से रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट और OH हाइड्रोक्सिल आयंस बनाता है। तो OH नेगेटिव जो है ये आ गया, तो ये सीधा हमें पता है किसका रिलेशन है इसके साथ, बेस के साथ। हालांकि ये बाहर एक साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट पानी में बेस की तरह अमल कर बर्ताव करता है, हालांकि ये बाहर एक साल्ट है। खुद ये है क्या, Na2CO3 साल्ट है, ये खुद बना एसिड बेस के रिएक्शन से है, लेकिन पानी में इसका बिहेवियर कैसा है, बेस की तरह है। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के लिहाज से, जो उसके तीनों पार्ट हैं। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का वर्डिंग भी कहीं मिलेगी आपको, H आ जाएगा इसके अंदर, HCO3। तो एक एसिड है या बेस है, ये कंपाउंड है, ठीक, इसका पूछा है उसने एसिड है या बेस है, तो जवाब इसका क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एम्फोटेरिक आयन, तो ये ब्रैकेट के बगैर लिखा जाएगा एम्फोटेरिक आयन। इसके अंदर ये जो पार्ट है ना HCO3, इतना पार्ट, ये पार्ट एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है मतलब इसका क्या है, एम्फोटेरिक का पानी भी एम्फोटेरिक था, इसका मतलब है कि ये एसिड भी होगा और बेस, एसिड और बेस दोनों तरह ये अपना किरदार अदा करेगा। तो NaHCO3 किस वजह से है एम्फोटेरिक आयन, HCO3, इसके अंदर जो HCO3 नेगेटिव आयन है की वजह से एसिड और बेस दोनों खसूसियात रखता है। अब दोनों के साथ इसका रिएक्शन देख लेते हैं। जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेस के साथ क्या करेगा, तो साल्ट और पानी बनता है, तो इसका मतलब खुद ये क्या हो जाएगा, एसिड, तो ये खुद एसिड बन गया। बेस के साथ इसने रिएक्शन किया, ये साल्ट बना Na2CO3, हम ये पिछले ही क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये एक साल्ट है, तो H2O पानी बन गया साथ। अब जब NaHCO3 एसिड के साथ, बेस के साथ इसका रिएक्शन देख लिया, अब एसिड के साथ इसका रिएक्शन होगा NaHCO3 के साथ, तो साल्ट पानी बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, साल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज होगी। अब ये एसिड के साथ रिएक्शन है किसका, बाइकार्बोनेट का या हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो ये रिएक्शन इनडायरेक्ट कहां से लिया है उसने, ख्वास के अंदर ये इनडायरेक्ट रिएक्शन मौजूद है, वहां H2SO4 के साथ था, यहां HCl के साथ है। तो 99 पेज पे जो तीसरी खूबी है एसिड की प्रॉपर्टीज की, वहां से ये डायरेक्ट ये पार्ट वहां से बनेगा सेकंड वाला, कि जब भी एसिड रिएक्शन करेगा, एसिड का रिएक्शन होगा, ये एसिड है, इसका रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट्स के साथ कह लें आप, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो ये CO2 गैस बनती है। ये अहम है उस लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, CO2 गैस कहां किस रिएक्शन में बनती है, एसिड का जो रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या सिंपली कार्बोनेट्स के साथ। तो लास्ट पे है स्ट्रॉन्ग एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या फर्क है, फर्क लिखना है दोनों चीजों का। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कहां होती है, सबसे पहले तो ये है टॉपिक जो है आर्हीनियस का, जो इतना लेंथी टॉपिक लिखा उसमें ये आर्हीनियस के टॉपिक के अंदर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कहानी है सारी। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो पानी में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, इसका तल्लक है आयोनाइज होने से, पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए, यानी कि उसके आयंस बन जाए, आयोनाइज होने का तल्लक है स्ट्रॉन्ग एसिड से। और वहां बुक के अंदर ये इनडायरेक्ट ऐसे लिखा है कि किस हद तक पानी में आयोनाइज होती है कोई चीज, किस हद तक कोई चीज पानी में आयोनाइज होगी वो उसकी ताकत होगी।
ठीक है, एसिड की ताकत क्या है, किस हद तक पानी में आयोनाइज होना, उसका आयोनाइजेशन किसकी कम है किसी की ज्यादा है, वहां पूरे पेज पे ये लिखा है। लारी ब्रांसटेड का लास्ट वाला पेज लेंथी जो है वहां ये सारा मेंशन है। तो वो एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से, दूसरी चीज क्या है, एसिड जो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब पानी, आसानी से प्रोटॉन या H पॉजिटिव खारिज कर दे, जो इजीली प्रोटॉन खारिज करना शुरू कर दे, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। मसलन ये मिनरल एसिड वहां लिखा है, मिनरल एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो H2SO4 HNO3 HCl ये लिखे हैं, इनके रिएक्शन भी लिखे हुए हैं लारी ब्रांसटेड के एंड पे, सॉरी आर्हीनियस के एंड पे हैं ये। HCl मुकम्मल आयोनाइज हो जाएगा एक बार, ये 2 बार होता है, 2 स्टेप के अंदर होता है, ये मेंशन है। अब ये इनके रिएक्शन है Cl प्लस H2O H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये बुक के अंदर सेम रिएक्शन लिखे हुए हैं दोनों। तो ये इसकी एग्जांपल है आयोनाइज होने की। आयोनाइजेशन का तल्लक स्ट्रांग होने से है। तो अब कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा, वो एसिड जिसमें H पॉजिटिव आयंस की मकदार ज्यादा हो, यानी कि संघना पतला जैसे होता है। आपके पास आप चाय बनाने स्टार्ट किया आपने, तो मेहमान आ गया कोई और, आपने पानी डाल दिया, एक और आ गया और पानी डाल दिया, तो आपने उसको पतला कर लिया, तो वो कंसंट्रेटेड नहीं होगा। जो पहले था वो कंसंट्रेटेड होगा, जिसमें दूध की मकदार ज्यादा थी, पानी कम था। तो पानी की मकदार कम हो और एसिड ज्यादा हो, एसिड ज्यादा मकदार में होगा, ठीक, वो कंसंट्रेटेड होगा। ਇਹ ਸੰਘਣਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਸੰਘਣਾ ਪਤਲਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆ, वो एसिड जिसमें H पॉजिटिव आयंस की बहुत ज्यादा मकदार में हो। ये इसका तल्लक है आयोनाइजेशन से नहीं है, इसका तल्लक है अमाउंट से, कितनी मकदार मौजूद है पानी के अंदर, समझ लें एसिड की, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड कहलाता है। इन एसिड्स की पीएच, इनकी खूबी क्या है, पीएच कम होती है। पीएच हम पढ़ चुके हैं एसिड रेन के टॉपिक के अंदर के 7 से 0 तक जो होती ये एसिड होता है। जैसे जैसे 0 के करीब आती जाएगी उसका तेजाबी असर, एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक, ज्यादा एसिडिक होगी। तो इनकी पीएच कम होती है, मतलब ये 1-2 की तरफ या 0 की तरफ आती है। तो जहरीले होते हैं और ज्यादा रिएक्शन पजीर हो, रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन इनका इजीली होता है। तो ये लिखी कैसे है, HCl जो होता है आमतौर पर तैयार किया जाए या इंडस्ट्री में यूज किया जाए, उसकी परसेंटेज जो आपको मिले बाजार से HCl, तो 36 से 38% हो सकती है, 40 तक हो सकती है। H2SO4 जो है ये 98% तक होता है, 96% भी लिखा होगा, ठीक। और एस्टिक एसिड CH3COOH जो है 90% तक है। तो ये इसका कंसंट्रेशन का है। और आपने ये लफ्ज भी कंसंट्रेशन के साथ यूनिट पढ़ा होगा, एम, मोलर। तो मोलैरिटी के अंदर और परसेंटेज दोनों में ये लिखी होती है, ठीक। तो मोलर इर्तिकाज जो था ये फार्मिक एसिड का आर्हीनियस के अंदर, और एस्टिक एसिड का भी वहां जिक्र है। तो ये वीक एसिड है लेकिन कंसंट्रेटेड है, ठीक है, खुद वीक है लेकिन कंसंट्रेटेड है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अलग कंसेप्ट है और कंसंट्रेटेड अलग है। ये आयोनाइजेशन होना है, कितना आयोनाइज होता है कोई चीज, और ये है उसके अंदर मकदार कितनी है, इसके अंदर कौन सी वर्डिंग है देखने की, H पॉजिटिव आयंस कितने मकदार में ज्यादा मौजूद हैं या कम मौजूद हैं, पानी के अंदर उसकी मकदार क्या है। तो ये फर्क है सारा, इंथाई है मैं। तो ये वाला जो है ये तो बार बार स्टूडेंट्स को मिलता रहेगा।